ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको लेकर ये तमाम बातें हो रही हैं, जिसको लेकर चर्चा फिर से सरगर्म है कि इसका क्या बेजा इस्तेमाल हो रहा है, या ईडी जब अपना काम कर रही है तो असल में जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो इसे बेजा और पॉलिटिकल टूल के तौर पर बताने में लगे हुए हैं। 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और कुल मिलाकर यही कि इसके जरिए जो आर्थिक अपराध हैं उनको रोका जा सके। आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन, जो कि तब फेरा के नाम से जाना जाता था, 1973 का ये एक्ट, उसके बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगा, जो बाद में फेमा बन गया 1999 में। कुल मिलाकर आपराधिक कृत्य जो पैसों को लेकर होता था उसकी जांच करेगा ईडी। इसके लिए इसकी स्थापना हुई। पीएमएलए बनने के बाद आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले भी देखे जाने लगे। मतलब उसमें फेमा भी शामिल हो गया, पीएमएलए भी शामिल हो गया, और जो भगोड़े आपराधिक लोग हैं उनके संदर्भ में भी जांच करने का अधिकार ईडी के पास है। 2 नंबर के पैसे का हेर फेर करके ठिकाने लगाना, 2 नंबर के पैसे को उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करना या ऐसी जगहों पर ले जाना जिसका आइंदा इस्तेमाल हो सके, ये जांच के दायरे में। 2002 में एनडीए के शासन में ये बना, 2005 में यूपीए के शासन में ये लागू किया गया। 2005 में वित्त मंत्री पी चिदंबरम के नेतृत्व में इसमें कुछ और बदलाव हुए और इसको कुछ और शार्पन किया गया। इसी का हवाला अभी सुब्रमण्यम स्वामी दे रहे थे कि उसको जब मजबूती आपने दे दी तब आपको नहीं लग रहा था कि ये जो छोड़ रहे हैं आप, ये बूमरैंग होकर आपके ऊपर भी आएगा। अब तकलीफ क्यों हो रही है? पीएमएलए की ताकत के संदर्भ में भी जान लीजिए आप। इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है, संपत्ति को अटैच किया जा सकता है, नेताओं अफसरों को तलब किया जा सकता है, सरकार की अनुमति के बगैर मुकदमा किया जा सकता है, और जांच ऑफिसर के बयान को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बयान को कोर्ट सबूत मानता है। इसीलिए क्योंकि इसमें कई चीजें मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये कहा जाता रहा कि सीआरपीसी के तहत किसी केस के लिए जांच और ट्रायल का जो विधान है उससे अलग ये विधान क्यों इसको ईडी को मिला हुआ है। उसी को आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ताकत इनको दी गई है वो जायज है और उसको चलने देना चाहिए। 17 साल का रिपोर्ट कार्ड भी देखिए। पीएमएलए 2002 केस जो रजिस्टर्ड हुए, इसमें 5422 केस रजिस्टर हुए। तलाशी और छापेमारी 2833, गिरफ्तारियां जो हुई वो 401 हुई, और जो संपत्ति जब्त हुई वो 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इसमें जब्त हुई। अब जरा देखिए, इसमें शिकायत दर्ज और अंडर ट्रायल वाला जो नंबर है वो कितना है? 1006 है, और जो दोषी पाए गए हैं वो 23 हैं। अभी चरणजीत सापरा ये भी कह रहे थे कि कन्विक्शन रेट के हिसाब से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादातर लोगों को हैरेस करने के लिए ही इसके ताकत का इस्तेमाल होता है। ये राजीव जेटली जी के पास मैं लेकर जाऊंगा। फेमा, जिस एक्ट की बात मैं कर रहा था कि फेरा को हटाकर, क्योंकि ये देखा गया कि देश की प्रगति में कहीं फेरा जो है उसके प्रावधान बाधक बन रहे हैं, तो 1972 के इस कानून को, जिसमें 90 से ज्यादा प्रावधान से सिर्फ 49 सेक्शंस का कानून एक लाया गया जिसको नाम दिया गया फेरा, और 1999 से वजूद में आया। 30,716 जांचें जो शुरू हुई, जांच का निपटारा हुआ 15,495। कारण बताओ नोटिस जो गए वो 8,109 गए, और नोटिस पर जो जवाब आए वो 6,472 आए। ये लोकसभा के आधार पर और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जो जानकारी मिली है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ईडी की पूरी एबीसीडी अगर आपको समझना है तो इन जानकारियों को साथ में जोड़ते रहिएगा, और फिर आपको समझ में आएगा कि ईडी असल में जो पैसों को लेकर हेरफेर कर रहे हैं, आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, उनको फिक्स कर रहा है, उनको कटघरे में ला रहा है, या असल में ये वाकई पॉलिटिकल टूल है। अब जरा देखिए, इसमें 2014 से पहले और 2014 के बाद के सिनेरियो को एक कंपैरिजन के तहत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2005 से 2014 और 2014 से 2022, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बाद के दिनों में देखिए इसमें तो ढेर लग गए। अब जरा ढेर लग गए क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं पीएमएलए के तहत और फेमा के तहत केसेस के मामले में। 2005 से 2014 सर्चेस जो हुई 112 हुई, और 2014 से 2022 देखिए तो ये चला जाता है ग्राफ 2974, करीब 26 गुना की उछाल आप इसमें पाते हैं। अब जरा इधर आ जाइए, यहां आएंगे आप 2005 से 2014 केसेस के हिसाब से ये 1867 केसेस यहां पर हैं, तो यहां देख लीजिए 2014 से 2022 2770 केस, इसमें भी आप देख रहे हैं करीब आगे आपको दिखेगा 8 गुना उछाल। अब जरा इधर आइए, शिकायतें 2005 2014 2022 शिकायतें 104, और यहां शिकायतों का अंबार है 839, शिकायतें भी बढ़ी। अब जरा यहां आ जाइए, संपत्ति अटैच जो की गई 2005 से 2014 के दौरान वो 5,346 करोड़ की है, और 2014 से 2022 के दौरान जो संपत्ति अटैच की गई है वो देख लीजिए लगभग डबल का इसमें उछाल आ रहा है,
95,000 से ज्यादा का ये मामला, मतलब ये जो मेरा आकलन था वो असल में 2 गुने के हिसाब से मैं 9 के फिगर को देख रहा था, उससे कहीं कहीं ज्यादा। ये देख लीजिए। अब एक तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें वाकई जो मशीनरी है, जो हमारा तंत्र है, जो हमने बनाया इसलिए कि जो रखवाली करे, उसने अपना काम किया और इसीलिए ये संपत्ति सीज होने का और केसेस रजिस्टर होने का मामला आगे बढ़ा। अब अगर पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से आप देखेंगे तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कितने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का नाम इसमें आया। अब जरा देखिए खबर, 17 साल में सिर्फ 23 दोषी करार। 2016-2017 4,567, 2017-2018 5,837, 2018 से 2019 9,175, 2019-20 10,000 से आगे, 2020-21 12,000 से आगे, 2021 से अब तक 11,252। एनुअल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आपके सामने पीएमएलए के तहत जो समन गए हैं वो उनके नंबर्स आप यहां पर देख रहे हैं। अब अगर आपको ये आंकड़े कुछ दिखाते हैं तो आप इसको लेकर चलते हैं। सापरा जी, इसमें आप ये भी मानेंगे कि जो जिस काम के लिए स्थापित हुआ था वो अपना काम भी कर रहा है, क्या इससे आप इनकार करते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए सर। पूरी तरह से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं जरूर ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ना तो सिलेक्टिव टारगेटिंग पर उत्तर दिया और ना ही उन्होंने उत्तर दिया कि इसका कन्विक्शन रेट लो क्यों है, जबकि सत्ताधारी पार्टी की यह जवाबदारी बनती है उस उत्तर देने की। दूसरी बात यह है कि सरकारें गिराने में भी ईडी का वापर हुआ है। गोवा की सरकार जो 2016 में गिरी उसमें ईडी का खौफ दिखाया गया, कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और हाल ही में जो महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार पे डकैती हुई है उसमें भी ईडी का डर दिखाया गया। मैं आपको दो चीजें महत्वपूर्ण कही हैं सर, इसको लेकर जाता हूं। प्लीज आप दोनों से बात हुई है, बाकी मेहमान बैठे हुए उनके पास भी एक राउंड होकर आता हूं। मैं अब रीना जी के पास जाना चाहता हूं। रीना जी क्या कह रहे हैं? आपके दोनों बातें लेकर जाऊंगा। सरकारें बनाने बिगाड़ने में भी इसका इस्तेमाल होता है क्या? सेलेक्टिव टारगेटिंग होती है क्या? राजीव जेटली जवाब देंगे। रीना जी। देखिए गौतम जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, ईडी को बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह यूज किया जा रहा है। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 26 गुनी रेड पड़ी है ईडी के द्वारा। और जैसा कि अभी आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जो कन्विक्शन रेट है वो 1% से भी कम है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ ईडी को यूज कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, हरास करने के लिए, सरकारें तोड़ने के लिए, सरकारें गिराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हैं, चाहे वो मेहुल चोस्की हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, वो सरकार का हजारों करोड़ रुपया लेकर विदेश चंपत हो गए हैं। उनको वापस लाने के लिए, उनसे वो वसूली करने के लिए ईडी को क्यों नहीं यूज किया जा रहा? दूसरी बात, अभी बड़ी खबर आपने देखा गुजरात से आई थी कि गुजरात जहां नशाबंदी चल रही है वहां पे इतनी ज्यादा शराब की तस्करी हो रही है। हर महीने अडानी जी को जो पोर्ट है वहां से करोड़ों हजारों रुपए की 26,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई हैं। तो इन सब बातों पे ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये एक नाम मुझे आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई केस हुआ हो। जहां तक विपक्ष के नेता जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में उनके सारे पाप धुल जाते हैं, उनके खिलाफ सारे केस ड्रॉप कर दिए जाते हैं। और जो इनके अपने नेताओं ये वॉशिंग मशीन वाली बात जिस तरीके से आप कहती हैं वैसे ही टीएमसी कहती है, वैसे ही कांग्रेस कहती है, वैसे ही हमने अभी हाल के दिनों में शिवसेना को भी सुना, एनसीपी को भी वैसा ही हम कहते सुनते हैं। अब मैं जरा इस पर आना चाहूंगा हर्षवर्धन आपके पास। क्या वाकई इसमें ओपोनेंट देख लिया जाता है, टारगेट कर लिया जाता है, ईडी पीछे लगा दी जाती है? नहीं दिनेश जी, देखिए जिस तरह से विशेष करके बंगाल का मामला रहा है तो उसमें ये संदेह निश्चित तौर पर जाता है। लेकिन मैं एक पत्रकार और नागरिक के नज़रिए से ज़रा दूसरी तरह से देख रहा हूँ। अभी आप ये शो कर रहे थे, इसमें कतई अर्पिता मुखर्जी नहीं थी आपके शो में, लेकिन आपको मजबूरी में अर्पिता मुखर्जी की बात करनी पड़ी क्योंकि कहीं और से नोटों की गड्डियाँ मिल रही हैं। आप चुनाव के दौरान आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में एक इत्र कारोबारी के यहाँ करोड़ों करोड़ मिले और आपने अपने ग्राफिक्स के जरिए बताया कि 18 गुना करीब आप ये तो कह रहे हैं कि दोषी 23 हुए, लेकिन 5,000 करोड़ से अगर 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जब्ती हो रही है तो भैया ये पैसा क्या संत ही करके आए हैं क्या? ये संत लोग थे, ये बहुत साधु समाज के लोग थे। इसका मतलब ये भ्रष्टाचारी है। इसका मतलब ये हुआ कि ईडी को और ज्यादा ऐसे लोगों को पकड़कर दोषी ये हो, ये अदालत में दोषी हो
इसकी जरूरत है। आप पॉलिटिकल टारगेटिंग की बात कर सकते हैं, लेकिन ये जितने लोग पकड़े जा रहे हैं ये ज्यादातर दोषी दिख रहे हैं और देश की जनता उसके सामने बहुत साफ है कि एक एजेंसी काम कर रही है, उसमें कितनी पॉलिटिकल टारगेटिंग है वो उससे मतलब नहीं है। उसका सीधा सा मतलब है कि एक दूसरे के अपराधी भ्रष्टाचारी नहीं बचाए जा रहे हैं। 2014 के बाद मामले होने, इसका मतलब भ्रष्टाचार तो था, पहले कार्रवाई कम होती थी। भ्रष्टाचार था, कार्रवाई कम हो रही है, कन्विक्शन रेट भले ही कम हो। एक बार ये देख लीजिए कि पैसा कितना पकड़ा गया। पहले अगर 5,000 करोड़ तो बाद के सालों में आपको दिखाई देता है मोदी गवर्नमेंट के अंडर ये चला जाता है करीब करीब 1 लाख। अगर ये 1 लाख करोड़ तक मामला जा रहा है तो पैसे आ रहे हैं और वो पैसे उन लोगों से जब्त किए जा रहे हैं जो संत कतई नहीं। ये कहना हर्षवर्धन का, लेकिन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट किया जाता है। क्या टारगेट किया जाता है सेलेक्टिव रूप से? अब ये जरा आप देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें आप देखिए कितने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को फिक्स करने की कोशिश की गई है। जरा देखिए हाई प्रोफाइल केसेस देखिए इसमें। ILNFS 91,000 करोड़ का कर्ज, ब्याज नहीं देने पर केस, जांच शुरू हुई फरवरी 2019 में। बहुत क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी दिखाइए इसको, क्योंकि आगे मैं उस पर जाना चाहता हूं जहां आपको वो चेहरे दिखाई देंगे जिनसे आप रिलेट कर पाएंगे। PNB घोटाला, 11,000 करोड़ का कर्ज, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी पर केस, जांच शुरू हुई फरवरी 2018 में। यह भी देखते चलिएगा कि जांच शुरू कब हुई। किंगफिशर एयरलाइंस केस, 7,800 करोड़ का केस, SBI से कर्ज, विजय माल्या पर केस, मार्च 2016 जांच शुरू। क्या यहां पर भी ये दिखाई दे रहा है ये पॉलिटिकल फिक्सिंग है क्या? शारदा चिटफंड केस, ये देख लीजिए 10,000 करोड़ का घोटाला, पश्चिम बंगाल के नेताओं पर केस, जांच शुरू हुई अप्रैल 2013 में। देखते ये भी चलिए कि एनडीए के दौर में ही हुआ क्या, कि उससे पहले यूपीए ने भी कुछ शुरू किया था। रोज वैली चिटफंड केस, 17,520 करोड़ की यहां चीटिंग हुई, चेयरमैन गौतम कुंडू गिरफ्तार, चार्जशीट दायर, जांच शुरू हुई मई 2014 में। ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर घोटाला, 3,727 करोड़ की मनी ट्रेल, तत्कालीन एयर चीफ मार्शल SP त्यागी आरोपी, जून 2014 में जांच शुरू की गई। कोल ब्लॉक स्कैम, जांच शुरू की गई 2014 अप्रैल में, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला, झारखंड के पूर्व मंत्री दोषी। अब IPL मनी लॉन्ड्रिंग केस, 2053 करोड़ की हेरफेर, ललित मोदी लंदन भाग गए, जांच शुरू हुई नवंबर 2009 में।